हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, हम लोग ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ा रहे हैं और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस तरह विद्युतीय यानी क्षेत्र के कारण या विद्युत धारा के कारण या विद्युत आवेश के गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, उसी तरह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में भी यदि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। अब वो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो पैदा होता है उसकी दिशा क्या होगी, और प्रेरित विद्युत वाहक बल जो पैदा हो रहा है उसकी दिशा का पता लगाने के लिए हम कौन से नियम का प्रयोग करेंगे, उसी संबंधित कुछ यहाँ पर हम नियम पढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में एक आता है जिसे हम कहते हैं लेंज का नियम। लेंज का नियम लेंज का नियम लेंज लॉ। अब लेंज का नियम यह है कि कहने में तो ऐसा लगता है कि जैसे ये ठीक नहीं है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो पैदा होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण पैदा होता है, यानी वो उस कारण का ही विरोध करता है जो उसको पैदा करता है। ये लेंज का नियम है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है, उस कारण का विरोध करता है जिससे पैदा होता है या जिसके कारण पैदा होता है। अब देखिए, इसको हम इस प्रकार समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई कुंडली है, ये कॉइल है, इसमें हमने इसका धारा लगा दी, धारा मापी लगाई या कोई मिलियम के मीटर लगाया, कुछ ऐसा लगा दिया, या गैल्वेनोमीटर सिंपल लगा दिया। अब ये परपथ बंद परपथ हो गया, ये इस तरफ से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, यानी इधर से आता आए और इधर से जाए, ये इस तरह से लपेटा गया है। यहाँ पर ये जो कुंडली लपेटी गई है वो ऐसे ऐसे लपेटी गई है, यानी कुंडली ऊपर से आती फिर नीचे जाती, ऊपर जाती नीचे जाती, इस तरह से होकर के बनाई गई है। एक तरह समझिए ये कुंडली ऐसे लपेटी गई है, इसके ऊपर ऐसे लपेटी गई है, ये ऐसे 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 ऐसे, यानी इस साइड वगैरह आप देखें तो जो ये तार लपेटा गया है, ये तार इस तरह से लपेटा गया है, यानी तार जो लपेटा गया, जो कुंडली बनाई गई, वो तार घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में लपेटा गया है, इस तरह से है। इधर से देखेंगे तो घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में है और इधर से देखेंगे तो घड़ी की सुई की दिशा में लपेटी हुई है। अब आइए हम एक चुंबक लेते हैं, एक मैग्नेट है, सपोज इसका ये एन है और इसका ये एस है, नॉर्थ है साउथ है। ये चारों ओर अपने चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है और मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र जो पैदा हो रहा है वो सब ऐसे ही बल रेखाएं जा रही हैं, ऐसे बल रेखाएं जा रही हैं। तो ये चुंबकीय जो क्षेत्र है वो इस तरह से पैदा होता है। अब अगर आप इसको इसके नज़दीक ले आते हैं, जब चुंबक को हम इस दिशा में ले आएंगे, इसके निकट ले आएंगे, निकट लाने पर
अगर इसको हमने निकट ले आए हैं इसकी चुंबक को, तो इसके अंदर जाने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है, जो फ्लक्स है, उसका मान बढ़ेगा। अगर इसके अंदर बल रेखाओं की संख्या कुछ भी जा रही थी जब ये स्थिर था, अब जितने ही नज़दीक आएगा इसके अंदर से जाने वाली बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी। जब इसकी बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी तो हम जानते हैं कि किसी भी परपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है। तो इसके अंदर विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा, इसके अंदर विभवांतर पैदा हो जाएगा। और जब इसके अंदर विद्युत वाहक बल पैदा होगा तो ये परपथ बंद है, इसके अंदर धारा बहेगी। इसके अंदर जो धारा बहेगी ये कुंडली चुंबक बन जाएगी, क्योंकि किसी भी कुंडली में यह धारा बहती है तो कुंडली चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ये कुंडली चुंबक बन जाएगी। अब ये जो चुंबक बनेगी तो किस तरह का चुंबक बनेगी? अगर ये इसके निकट आता है तो इसका ये वाला सिरा में जो धारा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, वामावर्त होगी। अगर ये वामावर्त हुई तो ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा। तो ये जो हमारा इसका सिरा है, समझिए P, और ये इसका सिरा है Q। निकट लाने पर Q की ओर से देखने पर हम इधर से खड़े होकर झांके, इस तरह से देखें तो इस सिरे पर जो धारा जा रही है वो क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज, और यहां पर जो धारा होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो निकट लाने पर, क्यू की ओर से देखने पर धारा ऐसे होगी, यानी इधर से जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज जाएगी और इधर से क्लॉकवाइज निकलेगी, दक्षिणावर्त। क्यू की ओर से देखने पर धारा दक्षिणावर्त होगी, और जब धारा दक्षिणावर्त होती है तो सिरा साउथ पोल हो जाता है, होगी। तथा क्यू सिरा इसका जो क्यू सिरा होगा, धारा जब दक्षिणावर्त होगी तो ये इसका धारा ये हुई इस घड़ी की उल्टी दिशा में, तो ये इसका नॉर्थ पोल ये साउथ पोल हो जाएगा और ये इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो सिरा क्यू यस योम पी एन होगा। अब इसका परिणाम क्या आएगा? अब इसको फिर से देखें आप। जब हमने इस चुंबक को इसकी तरफ ले आए, निकट लाने पर चूंकि कुंडली इस पर जो लपेटी गई है वो कुंडली इस तरह से लपेटी हुई है, इस तरह से, यानी कुंडली इस तरह से लपेटी हुई है, इस तरह से, इस तरह से। जब कुंडली इस पर इस तरह से लपेटी हुई है, ऐसे, इस तरह से, ऐसे ऐसे लपेटी है, तो धारा इसमें जो बहेगी वो इस प्रकार से बहेगी कि अगर क्यू की तरफ खड़े होकर हम देखेंगे इस कुंडली को, इस तरफ से ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर जो धारा बहती हुई हमको दिखाई पड़ेगी वो दक्षिणावर्त होगी, यानी धारा घड़ी की सुई की दिशा में होगी, और इसीलिए ये सिरा इसका साउथ पोल हो जाएगा और ये सिरा इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा। ये सिरा इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये सिरा इसका साउथ पोल हो जाएगा। क्योंकि धारा जब किसी भी कुंडली में दक्षिणावर्त होती है तो सिरा साउथ पोल होता है, और अगर वामावर्त होती है तो वो सिरा नॉर्थ पोल होता है। यानी अगर धारा इस दिशा से इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में, तो ये यन होगा। अगर धारा इस दिशा में जा रही है
तो यह साउथ पोल होगा। तो चूंकि यहां पर ये धारा दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, ये आपका धारा दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की तरफ, जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं। और ये है वामावर्त, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। तो ये क्लॉकवाइज है और ये आपका क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब नॉर्थ पोल हो जाएगा तो इस नॉर्थ पोल को प्रकर्षित करेगा, इस पर प्रकर्षण का बल लगाएगा, इसको आने नहीं देगा, इसको आने से रोकेगा। जबकि इसके आने से ही इसका फ्लक्स परिवर्तन हुआ है और उसके कारण ही इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है। इसके इस दिशा में आने पर, निकट आने पर ही ये प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हुआ, लेकिन ये धारा जो पैदा हुई ये उस कारण का ही विरोध करने लगी जिसके कारण पैदा हुई, जिसके कारण ये पैदा हुई थी, इस गति के कारण पैदा हुई और इसलिए इसका ही विरोध करती है। ये तो हुआ यानी जब इसको निकट लाते हैं। और अगर हम दूर ले जाएं, चुंबक को दूर ले जाएं, यहां पर हमने चुंबक को और यहां पर चुंबक को दूर ले जाने पर, अब आप यहां चुंबक को दूर ले जाइए। जब आप चुंबक को दूर ले जाएंगे तो इसमें फ्लक्स की कमी होने लगेगी, इसके अंदर बल रेखाओं की संख्या घटेगी। जब बल रेखाओं की संख्या घटेगी तो फिर इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा और इसके अंदर धारा बहेगी और धारा अब उल्टी दिशा में हो जाएगी। अब इसका जो क्यू सिरा है, क्यू सिरे से देखने पर धारा वामावर्त हो जाएगी। दूर ले जाने पर क्यू सिरे से देखने पर धारा वामावर्त होगी और जब ये वामावर्त होगी तो ये एन हो जाएगा और ये यस हो जाएगा और इसीलिए क्यू एन होगा। और जब क्यू एन होगा तो पी यस होगा, उल्टा हो जाएगा अपने आप। यानी अब ये आपका यस हो जाएगा और ये अब एन हो जाएगा। और आप इसको बाहर ले जा रहे थे, इसको दूर ले जा रहे थे, इसलिए इस चुंबक के दूर ले जाने का भी विरोध करेगा। यस हो जाएगा तो इसको आकर्षित करेगा, अर्थात इसके दूर ले जाने का विरोध करेगा। इसी तरह यहां पर इसके निकट ले जाने का विरोध कर रहा था। तो इससे ये स्पष्ट है कि जो इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण पैदा होता है। इसी को हम कहते हैं लेंज का नियम। इसका मतलब यह हो कि अगर हमको इस बात का पता हो कि फ्लक्स बढ़ रहा है तो धारा की क्या दिशा होगी, तो धारा की वो दिशा होगी कि फ्लक्स को घटा दे। अगर फ्लक्स घट रहा है तो धारा की वो दिशा होगी जो फ्लक्स को बढ़ाए, क्योंकि उसका विरोध ही करना है। इसके आधार पर हम धारा का पता लगा लेते हैं कि धारा किस दिशा में बह रही होगी, धारा कैसी होगी। आइए एक इसका हम उदाहरण देखते हैं, एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देखते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का ये जो चिन्ह है
इसे आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र डाउनवर्ड है, इनसाइड, वो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक इस शेप का एक सर्किट है, परिपथ है। इसी तरह मान लीजिए हमारे पास एक इस शेप का है, और मान लीजिए एक हमारे पास सर्कुलर है। तो इस प्रकार से यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो 3 प्रकार की आकृतियां हमारे पास हैं। इनके अंदर से ये चुंबकीय फ्लक्स अंदर को जा रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं अंदर को जा रही हैं, इस पृष्ठ के लंबवत हैं। तो इनके अंदर जो फ्लक्स है वो फिक्स है, क्योंकि ना तो ये गति कर रहा है और ना इसके फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो यदि फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, यदि फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, अब फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता, और अगर फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता तो ये जो आकृतियां हैं इनसे जो संबद्ध फ्लक्स है, इसके अंदर से जो जाने वाला फ्लक्स है, इनके क्षेत्रफल से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इन परपथों में कोई भी विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। तो फ्लक्स परिवर्तन नहीं होता तो कोई विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा। यदि फ्लक्स की वृद्धि करते हैं, इसमें हम फ्लक्स को बढ़ाते हैं, यदि फ्लक्स बढ़ता है, अब देखिए यदि फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, और जो रेखाएं हैं, क्षेत्र रेखाएं, भीतर की ओर हैं, भीतर की ओर हैं। इसलिए इनमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा, यानी इनमें धारा बहेगी। इन परिपथों में धारा बहेगी। ये तो स्पष्ट हो गया कि अगर फ्लक्स का परिवर्तन हुआ तो धारा बहेगी। अब फ्लक्स चाहे घटे चाहे बढ़े, घटने पर धारा की दिशा दूसरी होगी और बढ़ने पर धारा की दिशा दूसरी होगी। तो यहाँ पर फ्लक्स बढ़ रहा है, अंदर की ओर जाने वाला फ्लक्स बढ़ता है, यानी क्षेत्र रेखाएं भीतर की ओर हैं। इसका मतलब इसमें जो धारा पैदा होनी चाहिए वो इस प्रकार पैदा होनी चाहिए कि इसकी विपरीत दिशा में वो धारा पैदा करे। इसलिए विपरीत दिशा में धारा पैदा हो तो धारा की दिशा क्या होगी? तो इन परपथों में धारा बहेगी तथा धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि प्रेरित धारा द्वारा फ्लक्स बाहर की ओर हो, बाहर की ओर हो। अब बाहर की ओर होगा तो बाहर की ओर होने के लिए
धारा इसमें किधर को बहनी चाहिए? अंदर से बाहर आना है। अंदर साउथ होगा, बाहर नॉर्थ होगा, तभी इसके अंदर से बाहर को आएगा। और बाहर साउथ नॉर्थ होगा। नॉर्थ बाहर होने के लिए धारा इसमें किधर को बहनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज, यानी धारा इस दिशा में बहेगी। धारा इस दिशा में बहेगी, इस दिशा में बहेगी। इस प्रकार होगी कि प्रेरित धारा द्वारा फ्लक्स बाहर की ओर हो। अतः बाहर N तथा अंदर S होना चाहिए। किसी भी मैग्नेट में बाहर तो जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो N से S की ओर जाती, लेकिन उसके अंदर S से N की ओर जाती। अंदर से इधर को बाहर को आना है, ऐसे आना है। इसका मतलब उस तरफ S है और बाहर की ओर N है। अतः बाहर N तथा अंदर S होना चाहिए, और इसलिए धारा, अब यहाँ N हो, इसके लिए धारा एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, धारा वामावर्त होनी चाहिए। इसलिए धारा वामावर्त होगी। लेंज के नियम से फ्लक्स अंदर जा रहा है और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका फ्लक्स बाहर आना चाहिए। यही तो लेंज का नियम कहता है कि जिसके कारण पैदा होता है उसका विरोध करना चाहिए। ये बढ़ रहा है और इस तरह से फ्लक्स पैदा हो कि इसको घटाए, इसको घटाने के लिए उसको बाहर की ओर आना चाहिए, तभी फ्लक्स का मान घटेगा। तो ये तो हो गया कि यदि फ्लक्स बढ़ता है, और इसके विपरीत यदि फ्लक्स घटता है, अगर इसका उल्टा है, यदि फ्लक्स घटता है यदि फ्लक्स घटता है यदि फ्लक्स घटता है तो स्पष्ट है इसी का ठीक उल्टा होगा। यदि फ्लक्स घटता है तो फ्लक्स के घटने से अगर विद्युत वाहक बल पैदा होगा तो इसके फ्लक्स का विरोध, घटने का विरोध करेगा, यानी फ्लक्स को बढ़ाएगा। जिस दिशा में फ्लक्स है उसी दिशा में प्रेरित विद्युत वाहक बल का, प्रेरित धारा का भी फ्लक्स होगा। यदि फ्लक्स घटता है तो प्रेरित धारा द्वारा उत्पन्न फ्लक्स भीतर की ओर होना चाहिए। भीतर की ओर होना चाहिए, जिससे फ्लक्स घटने ना पाए, जिससे फ्लक्स घटने ना पाए। इसलिए उस समय धारा की दिशा उल्टी हो जाएगी। फिर उस स्थिति में धारा इस तरह से हो जाएगी। धारा इस दिशा में हो जाएगी। ये एक उसका एग्जाम्पल है।
लेंज के नियम का। अब प्रश्न ये आता है कि फिर लेंज का नियम ये ठीक नहीं है। कोई भी जो उत्पन्न हो रहा हो, पैदा हो रहा हो, कोई भौतिक राशि हो, कोई भी चीज़, अगर उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण पैदा होती है, तो ठीक नहीं दिखता। ऐसा हमारे आपके सबके मस्तिष्क में भी आता है कि किसी को भी अपने पैदा करने वाले का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ हम फिजिक्स में देख रहे हैं कि ये उसी का विरोध करता है जो उसको पैदा करता है, तो लगता है कि ये ठीक नहीं। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा समझें तो शायद ये बात समझ में आ जाएगी कि नहीं, ये ठीक है, ये विज्ञान के दृष्टि से, प्रकृति के दृष्टि से ये ठीक है। इसी कुंडली को हम ले लेते हैं, इस कुंडली को ही ले लें। अब इसको इस तरफ ले आएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा और इसके अंदर जो धारा बहेगी उसके कारण चुंबक बन जाएगी कुंडली, और ये सिरा यन हो जाएगा, ये सिरा यस हो जाएगा। इसके निकट लाने का ये विरोध करेगा। हम इसको निकट ला रहे थे और ये विरोध करने लगा। लगता है ठीक नहीं, लेकिन ये जब ये विरोध करता है तो हमें बाह्य कार्य करना पड़ता है। ये विरोध करता है, इसको प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षण के कारण चुंबक को लाने में बाह्य कार्य करना पड़ता है। नहीं, अगर आप इसको बल लगा के ले आएंगे तो फिर आएगा ही नहीं, ये प्रतिकर्षित कर देगा। हम इसको ला रहे हैं तो इसके प्रतिकर्षण बल के कारण चुंबक को लाने में हमें बाह्य कार्य करना पड़ता है। नहीं, प्रतिकर्षण बल के विपरीत हम लाते हैं, के विपरीत चुंबक को लाने में बाह्य कार्य करना पड़ता है। और जो कार्य है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है या जो विद्युतीय क्षेत्र है, ये कंजर्वेटिव क्षेत्र है, तो संरक्षित क्षेत्र है, और इसीलिए जो भी कार्य होगा वो नष्ट नहीं होगा, वो इसके अंदर इकट्ठा होगा और वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगा। तो जो ये प्रेरित ऊर्जा पैदा हो रही है, ये पैदा कहाँ से होगी? ऊर्जा तो ना पैदा की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती, और ऊर्जा यहाँ पैदा होती है। ये ऊर्जा वही पैदा होती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जो बाह्य कार्य किया जाता है। यानी जो फैराडेस उसके लेंज के नियम के हिसाब से जो विरोध पैदा होता है, उस विरोध के विपरीत जो बाह्य कार्य होता है, वो बाह्य कार्य ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को पोषित करता है, बाह्य कार्य करना पड़ता है। यही कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ये जो लेंज का नियम है ये गलत नहीं है कि पैदा करने वाले का विरोध करता है, पैदा करने वाले का विरोध करता है विरोध, लेकिन विज्ञान के दृष्टि से सही करता है। ये विरोध करेगा तो उसके विरोध के विपरीत बाह्य कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा, मिल जाएगा। तो ये एक तरह से ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को पोषित करता है। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत
का पोषण करता है। तो ये हो गया लेंज के नियम का कि वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो लेंज का नियम तो विज्ञान के दृष्टि से ही वो सत्य है, वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, वो गलत नहीं है कि वो पैदा करने वाले का विरोध करता है। दूसरी चीज़ ये कि इसके आधार पर हम ये भी पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर जो धारा बह रही होगी उसकी दिशा क्या होगी, हम उस धारा की दिशा का भी पता लगा लेंगे। क्योंकि हमको निकालना रहता है कि प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, तो हम लोगों ने ये एग्जाम्पल में हमने धारा की दिशा को निकाल करके देखा है। इसके अलावा एक और भी इसका नियम है, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। वो भी एक नियम है जिससे हम प्रेरित धारा को ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। ये सामान्य सा नियम, यदि हम अपने हाथ की दाहिने हाथ की 3 उंगलियां, अंगूठा, प्रथम फिंगर और ये मिडिल फिंगर, अंगूठा, तर्जनी और मध्यिका, ये 3 हमारी उंगलियां हैं, इनको हम एक दूसरे के लंबवत फैला दें लाइक दिस। ये जिस चालक के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है उसके एक गति की दिशा है, जिस दिशा में उसको गति कराएंगे तो उसके अंदर फ्लक्स परिवर्तन होगा। ये इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, जिस दिशा में फ्लक्स जा रहा है, और ये उसमें प्रेरित धारा की दिशा होगी। ये तीनों दिशाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम यह है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी और मध्यिका को एक दूसरे के लंबवत रखें और स्ट्रेच करें, फैला दें, तो अंगूठा अगर उस चालक की गति को प्रदर्शित करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो मध्यिका धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये धारा का पता लगाने का एक नियम है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो इसमें जो अंगूठा है, अंगूठा वो गति की दिशा को प्रदर्शित करता है, चालक की गति, गति की दिशा, चालक की गति की दिशा, चालक समझिए, इसको चालक कर लें, चालक की गति की दिशा, तर्जनी जिसे कहते हैं फर्स्ट फिंगर, तर्जनी फर्स्ट फिंगर, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। तो जो मिडिल फिंगर होगी, मध्यिका जिसको कहते हैं या मध्यमा जिसको कहते हैं, मध्यमा या माध्यिका जो भी कह लें, तो जो मध्यमा होती है तर्जनी, उसके बाद मध्यमा, इसे ये धारा, प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, प्रेरित धारा की दिशा। यह इनके क्या क्या प्रदर्शित करते हैं, और हम दाहिने हाथ के इनको आपस में लंबवत रखते हैं। अंगूठा, तर्जनी, एवं मध्यमा, मध्यमा कहते हैं संभवतः, मिडिल फिंगर,
थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर। अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे से लंबवत रखें तो ये होगा। अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो ये तो हुआ विद्युत चुंबकीय प्रेरण में धारा की दिशा, या दूसरा हम लोगों ने इसका पहले लेंज का नियम पढ़ा, वो भी दिशा को प्रदर्शित करने के लिए है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि मान लीजिए प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हुआ, लेकिन परिपथ पूरा नहीं है, तो धारा नहीं पैदा होगी। अब धारा नहीं पैदा होगी तो फिर चुंबकीय क्षेत्र नहीं पैदा होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स का विरोध भी नहीं होगा। इसलिए बंद परपथ में ये लागू होगा, तभी यानी ये हमारे नियम लागू होंगे। अब अगर बंद परपथ नहीं है तो वहाँ पर फिर ये लागू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर धारा बहेगी नहीं, चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोगों को और भी इसमें कई चीज़ें पढ़नी है, लेकिन फिलहाल तो एक तो हमको एक चीज़ ये देखनी है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स के लिए हमने पिछले उसमें बताया भी है कि चुंबकीय फ्लक्स वास्तव में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं किसी भी पृष्ठ के लंबवत उनकी संख्या को कहते हैं। लेकिन हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं कि जो फ्लक्स होगा चुंबकीय फ्लक्स वो बराबर हो जाएगा B डॉट AIS, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होगा। अगर वेक्टर है, अगर दोनों के बीच में कोण, दोनों के बीच में अगर कोण 0 नहीं है या एक ही दिशा में दोनों नहीं हैं तो थीटा कोण होगा, तो BS cos थीटा हो जाएगा। लेकिन परिभाषा में हम लोग ये पढ़ते आते हैं कि कोई भी क्षेत्र है तो उसके लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम फ्लक्स कहते हैं, जितने भी फ्लक्स यानी बल रेखाएं होंगी। अब बल रेखाओं की संख्या, चूंकि ये बल रेखाएं तो काल्पनिक हैं, इसलिए इनको इस संख्या को हम किस प्रकार से इन काल्पनिक रेखाओं को एग्जैक्ट B या फाई के बराबर नहीं होंगी, लेकिन ये इनकी जो संख्या है ये इसके अनुक्रमानुपाती होती है। और इसी तरह इसके एकांक क्षेत्रफल से जो जाने वाली बल रेखाएं होती हैं, लंबवत एकांक क्षेत्रफल से जाने वाली बल रेखाएं, ये B के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय क्षेत्र है या चुंबकीय प्रेरण है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। और इसीलिए जब हम क्षेत्र रेखाएं कहते हैं तो चूंकि उसके अनुक्रमानुपाती होती है इसलिए हम क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अगर ये मान लीजिए क्षेत्र रेखाएं ऐसे नहीं जा रही हैं, ये क्षेत्र रेखाएं अगर एकांक क्षेत्रफल से जाने वाली है इसलिए इस पूरे से कितनी जा रही होगी, हमने गुणा कर दिया, इसका पूरा क्षेत्रफल है मान लीजिए S और एकांक क्षेत्रफल से जाने वाली है B,
तो टोटल कितनी होंगी, हो गया b इंटू एस। ये तो इस तरह से हमने गुणा कर दिया, टोटल लंबवत रेखाओं की संख्या आ जाएगी। लेकिन अगर ये तिरछा है, इस दिशा में है, इस दिशा में, लंबवत दिशा में नहीं है, तो लंब के साथ कुछ कोण बनाएगा थीटा। इसलिए लंब दिशा में इसका घटक निकालेंगे तो इसका घटक लंब दिशा में आ जाएगा b cos थीटा इंटू एस, और ये हो जाएगा b s cos थीटा। और इसीलिए जब हम फ्लक्स को लिखते हैं तो फ्लक्स बराबर लिखते हैं b डॉट s, क्योंकि b वेक्टर राशि है, सदिश है, और यस भी सदिश है। जहाँ भी फ्लक्स है या इस तरह का जहाँ है, जहाँ भी फ्लक्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो विद्युतीय फ्लक्स हो चाहे चुंबकीय फ्लक्स हो, यहाँ पर जो क्षेत्रफल है हम उसको भी वेक्टर मानते हैं। जबकि क्षेत्रफल अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, उसकी जो वैल्यू है वो तो उसका मान हुआ, और उसकी दिशा अगर हमको वेक्टर मानना होगा तो इसकी लंबवत दिशा मानते हैं। तो ये इसके ए की दिशा है, यस की दिशा है, और ये अगर तिरछा है थीटा कोण पर, तो इसकी इस दिशा में अगर निकालेंगे तो बी एस cos थीटा हो जाएगा, और इसलिए इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो बी डॉट एस निकालेंगे। इसीलिए जहाँ जहाँ भी फ्लक्स हम लिखते हैं, अगर टोटल फ्लक्स निकाला ये तो हमने इसके लिए निकाला, खाली यस के लिए। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा सा क्षेत्रफल है तो उसके लिए जनरल फार्मूला हम लिख देते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स बराबर टोटल समाकलन कर दिया पूरा यस के ऊपर जहाँ तक क्षेत्रफल होगा, ये बराबर हो जाएगा बी डॉट डी एस। अब ये डी एस का मान जहाँ तक होगा पूरे पृष्ठ पर हम इसका समाकलन कर देंगे तो निकल आता है। इसी तरह का हम लोगों ने विद्युतीय क्षेत्र में भी निकाला था। तो इसलिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि जो हमारा फ्लक्स है वो फ्लक्स जो है वो रियल है, वो वास्तविक है, वो फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि जो हमारा जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमारे काल्पनिक रेखाएं हैं। लेकिन वो काल्पनिक रेखाएं हमारे रियल जो वास्तविक हैं, भौतिक राशियां हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं, उनके अनुकमानुपात में होती हैं, इसीलिए इनको हम इस्तेमाल करते हैं। बोलते भी हैं कि बल रेखाओं की ये दिशा है, बल रेखाओं की ये संख्या है, बल रेखाओं की संख्या घट रही यानी फ्लक्स घट रहा है, बल रेखाओं की संख्या बढ़ रही यानी फ्लक्स बढ़ रहा है। या इस तरह हम इसका प्रयोग भी करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है।